अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो ज़रा बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने आज जो ये अहम इंकशाफ़ात किए हैं और जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत तबसरे हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय से भी आगाह कीजिए। वो कह रही हैं कि जी एक तो ये व्हीलिंग डीलिंग की जो बातें मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, कि मैंने सिफ़ारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया वरना मुझसे पहले चीफ़ मिनिस्टर हाउस अ, डीलिंग का अड्डा बना हुआ था, व्हीलिंग डीलिंग का अड्डा बना हुआ था। और फिर वो रफली जो साल गिनवा रही हैं, कि पिछले 4 से 5 साल, मतलब अब आप खुद सोच लीजिए 4 से 5 साल में तो वो अपनी हुकूमत यही सारे लोग थे। इमरान खान का सेटअप गए हुए भी 4 साल हो चुके हैं। और मरियम साहिबा से पहले जो है वो इस ओहदे पे मोहसिन नकवी साहब भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज थे। सो वो किसकी तरफ इशारा करना चाह रही हैं, वो व्हीलिंग डीलिंग की बात कर रही हैं, वो कहती हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सिफ़ारिश का कल्चर भी वो कह रहे हैं, सिफ़ारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म हो गया है। उनकी बातों में एक शदीद जो है वो तज़ाद पाया जाता है, कौल और फ़ेल में जो है वो शदीद तज़ाद पाया जाता है। सबको पता है, ज़बान ज़द-ए-आम है कि जिस तरह से 2024 के इलेक्शन से पहले एक पूरा माहौल बनाया गया। नून लीग को किस तरह से एक ऐसा जो प्लेइंग ग्राउंड था, वो सेट करके दिया गया, जहाँ पर उसका मुखालिफ जो है वो बिल्कुल उसको फील्ड में उतरने ही ना दिया जा रहा हो। जो मेन उसका ओपोनेंट था उसको सज़ाओं पे सज़ाएँ सुनाई जा रही हों, उसको फील्ड से ही बाहर कर दिया गया हो। उसके बचे-कुचे खिलाड़ियों को आपने हर तरह के मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करवाया। बावजूद उसके वो स्वीप कर गया, उसकी पार्टी स्वीप कर जाती है। लेकिन सबको पता था कि ये व्हीलिंग और डीलिंग नहीं थी कि जिसके तहत आपके तमाम केसेस जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। मियाँ साहब लंदन से जो है वो पाकिस्तान आते हैं, कंड्यूसिव माहौल होता है। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म के लिए अखबारात में इश्तिहारात डाले जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अवाम का फिर फ़ैसला जो है वो गालिब आ जाता है। फ़ैसले के साथ ही फिर जो 9 फरवरी को हाल हुआ वो सबने देखा। लेकिन व्हीलिंग और डीलिंग फिर मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि उनसे पहले के दौर में होता रहा। लेकिन उनके दौर में ये व्हीलिंग, डीलिंग के नतीजे में जिस किस्म के हमें हालात नज़र आए, आप उससे पहले भी चले जाइए। प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स बनी थी वो भी अब आपको पता है, इससे कोई भी इनकारी या कोई रद्द नहीं कर सकता इस इंप्रेशन को कि ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनना भी व्हीलिंग और डीलिंग का ही एक नतीजा था कि आपको 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने दिया जाए, 4 साल के लिए आप बाहर चले जाएँ और फिर आप वापस भी तब आएँ कि जब आपको पता हो कि आपके केसेस जो हैं वो माफ़ हो जाने, आपके बायोमेट्रिक्स का इंतज़ाम एयरपोर्ट पे हो जाना है, नादरा का अमला तैयार हो जाना है और कोर्ट से केसेस माफ़ होने का सिलसिला जब उसकी यकीन दहानी आपको बहरहाल मिल जाए। यही कुछ हमने होते हुए देखा, लेकिन बावजूद उसके मरियम साहिबा की तो बल्कि सीट भी क्वेश्चनेबल है। मेहर शराफत साहब जो है वो उनके मद्दे मुकाबल आपको वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन मरियम साहिबा कहती हैं कि जी मैंने सिफ़ारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया। अब एक वज़ीर साहब हैं जिनकी सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी को एनओसी देने वाली भी मरियम साहिबा ही हैं। आपको हालिया दिनों में जो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है और उन वज़ीर साहब के दरमियान का जो एक मुकालमा था और जो तल्ख़ कलामी थी, वो आपको एक कमिटी की मीटिंग के दौरान ही का वो मंज़र सब सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स बड़ी वायरल हुई थी। एक दूसरे को क्या कहा जा रहा था, हुकूमत पे कितने सवालात उठाए जा रहे थे। ये भी मौजूदा हुकूमत ही में सब कुछ हो रहा है। 5300 बिलियन की जो आईएमएफ जो इंकशाफ करता है, वो भी सेहरा इन्हीं को जाता है। लेकिन फिर मरियम साहिबा कहती हैं कि उनके दौर में ये कोई व्हीलिंग एंड डीलिंग जो है वो इनसे पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस व्हीलिंग और डीलिंग का एक अड्डा बना हुआ था। और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस गिनवाए जा सकते हैं। बाजवा साहब कैसे ऑफर्स कर रहे थे पंजाब और सेंटर देने की, कि किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो कि सियासतदानों के इंकशाफात अब मंजर आम पर है और रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि कैसे उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, कैसे उनको यकीन दहानियाँ करवाई जा रही थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लेकर ऐसे ही नहीं लेकर आया जा सकता था। तो व्हीलिंग और डीलिंग का ये बात कहना भी मेरा ख्याल से बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ है और ऐसी स्टेटमेंट्स अवॉइड करें। जो परफॉर्मेंस और जो कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत की, जो अगर आप कर रही हैं, आप वो ही बताएँ। लेकिन आप इस किस्म के जो आप अपने ओपोनेंट्स को निशाना बना के इस किस्म की बातें करना, ये जो कि बहुत ऐसी बातें हैं कि जो खुद बैकफायर कर जाती हैं। आपने एक तरफ ये भी कहा कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो टैक्स पेयर पे लगाया जा रहा है। अब सामने ही आपको बता देते हैं कि इतनी ज़ाती तशहीर पर इतना पैसा लगाया जा रहा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। तकरीबात के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है, वो भी टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर पे नहीं लग रहा। आपकी हुकूमत की ज़ाती तशहीर पे।
आपकी ज़ाती तशहीर पे ये तमाम टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। और एक तरफ अवाम है बेचारी, हमारी जो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम नज़र आती है। इतने अरसे से जो पंजाब में तो हुकूमत आप दहाइयों से आपकी नून लीग कर रही है, लेकिन अवाम की जो हालत ज़ार है वो सबके सामने है। और दूसरी तरफ जो कौमी एयरफोर्स का जो जहाज़ है, वो तैयारा तैयारा भी ऐसे इस्तेमाल होता है कि जैसे टैक्सी की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो। सो ये सब टैक्स पेयर का पैसा है जो कि टैक्स पेयर पे नहीं लग रहा। मैंने ये स्टिल इसलिए रखा क्योंकि इसके नीचे लिखा है हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। मरियम साहिबा ने आज ये बात कही है, हमारे दरवाजे दूसरे सूबे के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। उसका मुजाहिरा तो आपने देख ही लिया, सोहेल आफरीदी साहब जब लाहौर गए थे, दूसरे सूबे के लोग ही थे। सोहेल आफरीदी साहब तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, अवामी नुमाइंदा। ना सिर्फ उसके लिए आपने दरवाजे, रास्ते, फूड स्ट्रीट, मार्केट सब कुछ बंद कर दिया, आपने वहाँ के लोगों के लिए भी बंद किया। वहाँ से आए हुए लोगों के लिए मेहमान थे, वहाँ से लोग आए लोगों के लिए आपने सारे रास्ते बंद किए। और दूसरा ये कि आपने उनको जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल उनके लिए किया, मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि जी ये जंगली हैं, जंगली जैसा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना एक सूबे की अवाम, कभी मियाँ साहब जो है वो इलेक्शन से कबल बेवकूफ़ कहते हैं, कभी मिनिस्टर साहिबा उनको जंगली कहती हैं। तो ये सूबे की एक अवाम के साथ इस तरह की तज़लील जो है ये आज से पहले कभी भी नहीं हुई। और अब शायद आपको ये कहना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि आपने देख लिया कि जो दूसरे एक चीफ मिनिस्टर है सिंध के, उन्होंने इंतहाई मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया। और मेरे ख्याल से सियासत भी इसी का नाम है कि जहाँ पर आप अपने एक बड़ेपन का मुजाहिरा करते हैं, आपकी तमाम बयानबाजी एक दूसरे को लताड़ने की बात एक तरफ, लेकिन जहाँ पर इंटर प्रोविंशियल हार्मनी और इंगेजमेंट की बात आती है, तो देन आप यू राइज अबव ऑल। और फिर आप उसके बाद एक ऐसे इकदामात लेते हैं अपने बयानात में, इस किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब करते हैं कि जहाँ से एक फ्रिक्शन क्रिएट हो, सूबे आमने सामने आ जाए और एक डेंजरस पाथ की तरफ आप लीड करें। अचकज़ई साहब जो है, उनके हवाले से हुकूमत को बड़ी शिकायतें लगाई जा रही हैं। किसकी तरफ से? पीटीआई की तरफ से। पीटीआई की एक डबल गेम नज़र आ रही है जी। पब्लिकली आप कह रहे हो जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। टीवी टॉक शोज़ में होंगे जी अचकज़ई साहब का नोटिफ़िकेशन अभी तक नहीं हुआ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का अभी तक बतौर ऑपोज़िशन लीडर सेनेट और अचकज़ई साहब बतौर ऑपोज़िशन लीडर नेशनल असेंबली, इनका अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ। ये आपको नज़र आएगा कि जी सर पीटते हुए पीटीआई की क़यादत दिखाई दे रही है। लेकिन पीटीआई की क़यादत, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, लास्ट व्लॉग में बहुत ज़्यादा उस पे शदीद गुस्सा आया बाय द वे। और कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगी कि बड़ा एक बैकलैश आया है जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की एस्टैब्लिशमेंट का जो ज़िक्र किया है। पीटीआई की क़यादत पब्लिकली कहती है कि अचकज़ई साहब का अब तक ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे उनका नोटिफ़िकेशन नहीं हो सका, और गम और गुस्सा एक रेज जो है पीटीआई में पाया जाता है। और दूसरी तरफ हुकूमत से वो मिल के कौन किधर-किधर मुलाकातें कर रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों में भी बहुत कुछ बताया गया था। पीटीआई के लोग जो हैं वो आपको सबसे पहले तो नज़र आएगा कि जी जहाँ पर ऑपोज़िशन लीडर साबका उमर अय्यूब साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे, बजाय इसके कि पीटीआई क़यादत सामने आती और इसको कंडेम करती आउटराइटली और बताती कि जी ये अनजस्ट है, ये अनफेयर डिसीजन है। आप किस तरह से इस तरह आप एक ऑपोज़िशन लीडर को जो है वो नाअहल करार दे सकते हैं और किन ग्राउंड्स पे आप नाअहल करार दे रहे हैं, मेरिट्स फॉलो नहीं होते और इस किस्म के आप फैसले सादर कर रहे हैं। एक ही रोज़ में आप नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली के आप ऑपोज़िशन लीडर्स को फारिग कर दें। तो ये कौन-सा कानून और कौन-सा आपने एक रिवाज बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमें नज़र आता है और हमें जो खबरें आती हैं वो ये है कि पीटीआई के लोग और ये सीनियर क़यादत के लोगों की बात हो रही है कि वो जा के बहुत सारे ऐसे जो ज़राए हमें बताते हैं, बहुत सारे ऐसे अहम हुकूमती रहनुमाओं से मिले हैं, अपनी सीवियाँ ले जाकर उनको पेश की हैं कि जी हमें ऑपोज़िशन लीडर बना दिया जाए। सो ऐसे 2-3 नाम तो बहुत सरे-फ़हरिस्त हैं। बाकायदा शिकायतें लगा रहे हैं कि जी पीटीआई के अंदर हमारी नहीं सुनी जाती और अचकज़ई साहब को लेकर आ रहे हैं। अचकज़ई साहब की क्या बनता है? क्या उनकी एक बंदा जो है वो एक पार्टी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और हमारी यहाँ पर मेजॉरिटी थी और हमने जो है वो अचकज़ई साहब को, जो कि इमरान खान साहब का फ़ैसला था, इमरान खान साहब का फ़ैसले पे तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको वैसे ही एक गम और गुस्सा है, एक काफ़ी जो है वो नाराज़गी है इस बात पे कि अचकज़ई साहब का नाम क्यों दिया गया है। अब हुआ ये है कि जी हुकूमत अब ये बरमला कहना शुरू हो चुकी है, जो कि पीटीआई ने उसको जवाब दिया है ये कहने का, व्हाई अचकज़ई ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे। और आज बाकायदा मेरे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में ये बात सामने रखने लगा हूँ कि पीटीआई की वो क़यादत
जो ऑपोजिशन की बेंचेस पर, यानी कि कौमी असेंबली में जो ऑपोजिशन की फ्रंट फर्स्ट एंड सेकंड रो में नजर आते हैं, यानी कि पहले 2 रोज में जो लोग बैठे हैं, जिनमें मैंने उनसे बकायदा ये 2 दफा रिपीट कर करके पूछा कि आप मुझे जरा, मैं जो समझ पा रही हूँ क्या वो ये है कि आप कह रहे हैं कि पहली 2 रोज में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑपोजिशन बेंचेस पे बराजमान होती है, वो ऑफ द रिकॉर्ड आके अकील साहब कहते हैं कि हमें बोलते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, अचकजई साहब के हवाले से उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और पीटीआई के अंदर जो है वो हमारी नहीं सुनी जाती, और उनको रिजर्वेशंस हैं पीटीआई वालों को इस अचकजई साहब के नाम पे कि हमें क्यों नहीं, हम में से किसी को क्यों नहीं तरजीह दी गई, या हम में से किसी को क्यों नहीं चुना गया। तो मैंने अकील साहब से एक तो कन्फर्मेशन के साथ साथ मैंने ये वाली बात भी पूछी कि वो आपको क्यों कह रहे हैं, वो अपनी पार्टी को जाके ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं। और जाहिर है हुकूमत को कहने का मकसद है कि एक वीक पॉइंट हुकूमत के हाथ में देना, ताकि ये मामला मजीद तूल पकड़े। और यहाँ पे मैं आपको ये भी सामने रखती चलूं कि जराए हमें बताते हैं कि पीटीआई की जो वीकनेसेस हैं, जहां जहां उसकी लीगल स्ट्रैटेजी में भी जो वीकनेसेस हैं, वो भी जाके हुकूमत के साथ शेयर की जाती हैं, ताकि हुकूमत के पास ऑब्वियसली जो कि बयानिया नहीं है ताहाल, उसके बयानिया को थोड़ा मदद मिल सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत ये नहीं समझती कि जहां पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की स्ट्रैटेजी से या पॉलिसी से या नजरिए से जहां जहां या किसी भी डायरेक्शन से जहां जहां इनहराफ करेगी, पब्लिक उनको डिस्क्रेडिट करेगी, और पब्लिक सिर्फ उसके साथ होगी जो पीटीआई के बानी की स्ट्रैटेजी और उसकी हिकमत अमली और उसके मौकिफ के साथ जो खड़े हैं। अब जब ये बातें सामने आती हैं, आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने की मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर साहब से, और अयाज सादिक साहब ने उसके बाद ये बात गैर रस्मी तौर पे साफियों से उन्होंने की कि जी पीटीआई के अंदर जो है वो खुद ही इख्तिलाफात इतने हैं अचकजई साहब के नाम को लेके। भाई आपका इससे क्या सरोकार है? आपका काम था नोटिफिकेशन इशू करना। ये ऑपोजिशन का काम है कि ऑपोजिशन ने किसको ऑपोजिशन लीडर लगाना है। जब उन्होंने 74 वोट्स के साथ, 74 सिग्नेचर्स के साथ उन्होंने जब कहा है कि अचकजई साहब ने नॉमिनेट उनको किया है और अचकजई साहब ने बनना है, तो आपका काम था नोटिफिकेशन इशू करना। अकील मलिक साहब कहते हैं ये अब भी इतना आसानी होगा। मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा, जी जी 12 तारीख को सेशन स्टार्ट हो रहा है, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, तो उसमें देखें हो जाएगा। तो मैंने कहा यानी कि आप कंफर्म करें कि अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम उनकी जो नोटिफिकेशन है वो 12 तारीख को इशू हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं ये इतना आसान नहीं है। फिर दोबारा से डामाडोल हुए। अब बोल रहे जी उसमें कुछ सिग्नेचर्स के हवाले से जरा थोड़ी कंफ्यूजन है। तो मैंने कहा भाई हाउस में आप सबसे हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए कि सबने सिग्नेचर्स में किए हैं कि नहीं। तो नहीं ये वो अच्छा, तो आपको नजर आ रहा है कि जी हुकूमत तो ऑब्वियसली इसमें टाल मटोल कर ही रही थी, लेकिन हुकूमती टाल मटोल के साथ साथ इसमें जो मवाद है, एम्यूनेशन है, वो पीटीआई की वो क़यादत जो कि फ्रंट रो और जो सेकंड रो है उसमें बराजमान है, वो बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन इस पूरे मामले को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो फ्रंट रो में कौन है, मैंने अकील साहब से नाम ले लेके पूछा। फ्रंट रो में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब, फ्रंट रो में जी असद कैसर साहब, फ्रंट रो में जी जुनेद अकबर साहब, फ्रंट रो में जी मलिक आमिर डोगर साहब, फ्रंट रो में और या सेकंड रो में अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार आफरीदी साहब, सो जुनेद अकबर साहब। सो ये सारे लोग जो है ये पहली 2 रोज में जो है बराजमान होते हैं ऑपोजिशन की, और ये जो है वो बहरहाल बकौल अकील मलिक साहब के ऑफ द रिकॉर्ड जाके हुकूमत को कह रहे हैं कि उनको सख्त प्रॉब्लम है इस बात से कि अचकजई साहब क्यों करेंगे। अचकजई साहब 8 जनवरी से ऐलान कर रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वालों ने कि वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, और ये एक जीटी रोड एक रैली के फॉर्म में या एक दिन का उनका एक ये ट्रैवल प्लान है जो कि इस्लामाबाद टू लाहौर जाएंगे, और लोगों को एक मोबिलाइज करने या गैल्वनाइज करने के लिए पब्लिक को ये उनकी एक कोशिश है। कितनी रुकावटें खड़ी की जाएंगी ये हमें 8 तारीख से पहले और 8 तारीख के दिन जो है वो पता चलेगा। लेकिन 8 फरवरी को के लिए भी ये काफ़ी गेयर्ड अप हैं। एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब का भी जो कराची दौरे का, सिंध दौरे का जो प्लान है वो भी सामने आ गया, पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। और जो दौरा है उनका सिंध का, और इसमें भी 9 जनवरी, 10 जनवरी हैदराबाद है वो, 11 जनवरी को वो कराची हैं, और 9 जनवरी को भी वो कराची होंगे, 10 तारीख को वो हैदराबाद जाएंगे, और रैली के फॉर्म में बाकायदा। और ये पूरा एक जो मैं अपने स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये एक उनका पूरा एक मुफस्सिल प्लान है। सिंध हुकूमत का हमने आपको पहले ही बता दिया कि उसने वेलकम करना है और प्रोटोकॉल के साथ। सो मरियम साहिबा का भी रिएक्शन इसी हवाले से आया है। दूसरी तरफ जो मरियम साहिबा ने एक और चीज़ कही है कि जी करप्शन, और जो मैंने मेंशन भी किया था
تو اس کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگلی ایک انکشاف سامنے آیا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ جو بینک آف پنجاب ہے، آ، آ، اس میں لگ بھگ 99 بلین روپیز یعنی کہ 99 ارب روپے غائب ہو گئے۔ یہ اپنا گھر اسکیم ہے جو کہ آن لائن قرضہ سسٹم میں آن لائن قرضہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور اس سسٹم میں ایک ایسا بگ آیا جس سے اربوں روپے نکل گئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے یہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ مقدمہ بنا ہے، اور اریسٹ بھی ہوئے ہیں کافی لوگ، گرفتاریاں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جو کسٹمرز ہیں انہوں نے جو سینکشن ان کی لمٹس ہے اس سے زیادہ ایک تو ڈرا بھی کر لیا پیسہ اور پھر خرچ بھی کر لیا۔ سو یہ 99 بلین روپیز تک کا فراڈ ہے۔ اس سے پہلے بڑا کچھ ہو رہا تھا پنجاب میں، ان کے پنجاب میں سب کچھ اچھا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے متعلق ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھیں، وہ آج اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں موجود تھے، اور بڑا کوئی آڈیٹوریم بھی وہاں پہ خطاب انہوں نے کیا، بہت آڈیٹوریم بھی پیک تھا اور جام پیک تھا، مطلب آپ عوامی لیڈر کو سننے کے لیے وہاں پہ تمام جو ہے وہ سارے لوگ اکٹھے تھے، وکلا اکٹھے تھے، اور یہ بات جو ہے کچھ وکلا نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایک حقیقی ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے لوگوں کا، وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے جس طرح سہیل آفریدی نے بات کی، اور سہیل آفریدی نے بھی اپنے جارحانہ خطاب میں جس طرح سے کہا کہ نہ ہم بھیک مانگتے ہیں، نہ کسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، پھیلائیں گے، اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں ہماری گردنیں بھی کٹ جائے تو پرواہ نہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے ایاز صادق سے کہا کہ اگر کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ باہر آ گئی تو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ اب فواد صاحب یہ بات ایاز صادق صاحب کو کسی نے کی پی ٹی آئی کے، اور فواد صاحب سے تک بھی یہ بات پہنچی، نیچرلی فواد صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی ایاز صادق صاحب سے پچھلے کچھ دنوں میں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو کہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب اس کو جو ہے وہ انہوں نے فارم کی ہے، اسٹیبلش کی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ جی ملک میں پولرائزیشن کم ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے، اور وہ جو ایک مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کے لیے ان کا فوکس یہ ہے کہ جی کوٹ لکھپت جیل کی قیادت کو باہر لے کر آیا جائے، اور باہر لے آنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک مذاکرات کا کوئی ماحول بنے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپیرنٹلی کہ جیسے یہ چاہتے ہیں، جو کہ ٹارگٹ ہے، جو کہ پورا ایک امپریشن اب پریویل کرتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں یہ مذاکرات ہوں، اور پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایک ریلیف کا راستہ نکالا جائے۔ عمران خان صاحب نے بہرحال اس حوالے سے کسی کو کوئی آتھرائز نہیں کیا ایکسیپٹ فار محمود اچکزئی صاحب کی جی وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور ایک طرف جہاں پر یہ بات ہوتی ہے، دوسری طرف فواد چودھری صاحب ہی اگر جب یہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کو پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ اگر باہر آ گئی تو پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہی بات فواد چودھری صاحب نے اس وقت بھی دہرائی تھی کہ جب فواد چودھری صاحب کی ری انکلوژن کے کچھ چانسز پیدا ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو جیل میں بلایا تھا، اور وہ ایک دن نہیں پہنچ سکے تھے، اور بعد میں وہ راستہ رک گیا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت زیادہ مخالفت آ گئی تھی، تو فواد چودھری صاحب نے پھر لاش آؤٹ کرنا شروع کیا، شور مچایا، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں انکمپیٹنٹ ہیں، نااہل ہے، یہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں نکال سکتے، وکلا ہے، ان کے پاس کوئی برینز نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، نااہل لوگ ہیں، اور اتنا انہوں نے محاذ کھول لیا تھا، ہر کسی کو انہوں نے ایڈریس کر کے ہر کسی سے پنگا لے لیا تھا کہ پھر تو ان کی بالکل ری انکلوژن جو ہے وہ دوبارہ پارٹی میں واپسی اس پر ایک کراس لگا دیا گیا۔ بعد میں ان کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے اس طرح سے نہیں ہو سکی، اس پہ بات نہیں ہو سکی، ایک بڑا پریشر آ گیا، سو ان کا واپس آنا رہ گیا۔ اچھا، تو فواد چودھری صاحب کو اس پہ بھی بڑا غصہ تھا، لیکن فواد چودھری صاحب کہیں موقع جانے نہیں دیتے۔ فواد چودھری صاحب نے یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ضرور شرارت کی ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ تو اسکیئرڈ ہے، وہ تو انسیکیور ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ باہر آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا بھی تو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ 7 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے تحت ایک نشست رکھی جا رہی ہے سب کو اکٹھے کرنے کے لیے، جس طرح آپ نے قومی کانفرنس بیچ میں دیکھی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اسی طرح فواد چودھری صاحب والے یہ لوگ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ اس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں 7 تاریخ کو اسلام آباد میں، اور سب کو اس میں تمام مکتبہ فکر سے جو ہے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو بھی بلایا گیا اور پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ سو اگر 2 مین اینٹیز اگر اس میں نہیں شامل ہوں گی تو پھر یہ کون سے مذاکرات ہوں گے، وہ کیا انجام اس مذاکراتی راؤنڈ کا جو ہے وہ نکل سکے گا، وہ آپ سب کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ ہمارے کولیگ ہے منیر فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی طاقتور لوگوں کا موقف اور اپروچ ہے کہ تحریک انصاف تو شاید رہے گی، عمران خان کو ہسٹری کہا جا رہا ہے،
عمران خان از ڈن، جیسے امریکی فلم بنی ہی از ڈن کہ یہ بندہ فارغ ہو گیا ہے، سیاسی طور پر اب ان کا کچھ نہیں. یہ منی فاروق صاحب نے کہا ہے. کہہ رہے کہ عمران خان تو ختم ہو گیا ہے، وہ تو ہسٹری ہو گیا ہے، اب ہی از ڈن. یعنی کہ وہ آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے ایک نے کہا تھا ہی از ڈن ان جسٹس، ہی از اوور. تو اسی قسم کی بات منی فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن مذائقہ خیز ہے کیونکہ اسی بات کو نگیٹ کر دیتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب جب وہ 5 بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جس میں سب سے بڑا وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب کے بغیر جو ہے آپ امیجن کر لیجئے کہ 4 بڑے تو مسلسل اس میز پہ ہیں، لیکن کوئی ملک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے، ملک کو ایک کنڈیوسو ماحول دینے کے حوالے سے، ملک کے اندر جو لوکل جو آپ کا سرمایہ کار ہے اس کو وہ اعتماد دینے کے حوالے سے، لوگوں میں اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے، وہ 4 بڑے تو مسلسل اس میں اس کا حصہ ہے، لیکن کچھ نہیں نکل پا رہا. تو وہ جو ایک بڑا اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اس بڑے کو جو کہ منی فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے ہی از ڈن، ہی از ہسٹری، اور یہ اگلے سوچ رہے ہیں، یہ اگلے نہیں سوچ رہے. یہ اس قسم کا ماحول بار بار اس قسم کا ایک ریسیپی جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی اس کو وقت حاصل نہیں ہے کیونکہ رانا ثناء اللہ نگیٹ کر دیتے ہیں. سسٹم آگے اس طرح سے بڑھ نہیں پا رہا. ایک بندہ جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے اس وقت اپنے پورا معاملات جو ہے وہ چلا رہا ہے، ہر چیز اس کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. سو یہ کہنا کہ ہی از ڈن اور اس کی پارٹی جو ہے، اور یہ وہی فارمولا ہے ٹائم اینڈ اگین بار بار سامنے رکھا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کر کے پارٹی جو ہے وہ سل رہے گی، کوئی اور فیس ہوگا، وہ پی ٹی آئی چلا رہی ہوگی. نہ پی ٹی آئی اس طرح سے آسانی سے مائنس ہو سکتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کو آپ مائنس کر بھی تھے تو عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا. عمران خان جو ہے وہ ہی از دیئر ٹو اسٹے. عمران خان پریویل کرے گا. عمران خان کی ہر ڈیسیشن اس وقت نظر آ گیا. اس نے جس کو ٹکٹ دیا عوام نے اس کو سپورٹ کیا، وہ جو کال دیتا ہے عوام اس کو کس طرح سے کامیاب بناتی ہے. وہ جیل سے بیٹھ کے تمام فیصلے کر رہے ہیں. پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کو کب تحلیل کرنا ہے، کس کو ایڈ کرنا ہے، کس کو سی ایم بنانا ہے، کس کو فارغ کرنا ہے، کس کو پارٹی سے نکالنا ہے، یہ سب چیزیں عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے طے کر رہے ہیں، اور یہی کچھ نظر آ رہا ہے. سو ایسے میں یہ کہنا کہ جی کوئی اور آ جائے گا اور کوئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کرے گا، عمران خان مائنس ہو جائے گا. عمران خان اتنے آرام سے مائنس ہونے والا اگر ہوتا تو آپ شاید 3 سال میں اب تک کر چکے ہوتے. ایسا ہوا نہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے جی، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے، اور لیٹس سی کہ یا مذاکرات کا ماحول بنتا ہے یا مزاحمت ہوتی ہے ٹکا کے. کل اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے جن کی آج بائی دا وے 26 نومبر کے اس کیس میں بریت کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی. اور علیمہ خان صاحبہ کا خود کہنا کہ 1 مہینے کے اندر یا اس کیس میں یا کسی اور کیس میں سزا تو ہونی ہے. سو یہ پہلے سے جب ان کو پتا ہو تو یہ بھی بہت کچھ ہمارے ملک کی جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو جسٹس سسٹم ہے، اس کے حوالے سے بہت کچھ بتا رہا ہے. کل اڈیالہ کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ ختم کروایا جائے گا، سورہ یاسین پڑھا جائے گا، وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. جو کچھ پڑھا جائے گا تو میرے خیال سے اس کا اثر بھی ان تمام لوگوں تک جائے، پازیٹیولی کہہ رہی ہوں، ان تمام لوگوں پہ جائے کہ کچھ اثر ہو ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغوں پر، کہ وہ تھوڑی ایک بہتری کی طرف ملک کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.